सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ क्या होता है, उसका एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ का। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सटी ग्राफ जनरली आपको या तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा या ऐसा कर्व लाइन के फॉर्म में मिलेगा, वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई एक्सिस विल बी रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया है टाइम को। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और अगर ये कर्व लाइन हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। सो ये केस नंबर 1 हो गया और ये केस नंबर 2 हो गया। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ओके, इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व विल गिव व्हाट, वेलोसिटी, विल गिव वेलोसिटी, है ना। ठीक है, सो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद और क्या था इसमें कि हायर द वैल्यू ऑफ थीटा, अगर 2-3 तरह का अगर आपको कर्व दे दिया गया, लेट्स सी 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज कर्व नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज कर्व नंबर 3, इफ दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 3, सो जिसका सबसे ज्यादा एंगल होगा उसका वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। सो दैट मीन्स थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, है ना। दैट मीन्स दैट इज स्लोप ऑफ ग्राफ 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी, उल्टा बना दिया क्या, ग्राफ नंबर 1 के लिए थीटा 3 रिप्रेजेंट किया, सो यहां से हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। तो जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा, ग्राफ नंबर 1 का अगर स्लोप ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी भी करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा, v2 ग्रेटर देन v3। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, ऐसे आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए किसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप लोग क्या देखोगे उसमें, अगर ये एक्सटी ग्राफ है तो आप लोग चेकआउट कर लेना कि एक्स एक्सिस के साथ किसका एंगल ज्यादा बन रहा है, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। तो यही था इसमें एक्सटी ग्राफ में। और मैंने क्या बताया था कि एक्सटी ग्राफ कभी भी इस तरह के फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं होगा। वाई, बिकॉज अगर यहां पर अगर कोई हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर इसका पोजीशन 2 जगह शो करेगा, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। एक ही समय पर एक ही पार्टिकल 2 जगह नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो ये मैंने बताया था एक्सटी ग्राफ में। उसके बाद मैंने वीटी ग्राफ ड्रॉ किया था, और वीटी ग्राफ ये भी मैंने बनाया था, वीटी ग्राफ वाज, ये भी वैसे ही सेम एज जैसा एक्सटी ग्राफ होता है वैसे ही वीटी ग्राफ ये भी होता था, जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है और एक कर्व लाइन हो सकता है ना। ये दोनों तरह के ग्राफ पॉसिबल है। अगर ये वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर ये कर्व हो गया इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो मैंने बताया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम लोग 3 इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसका मतलब अगर वीटी कर्व आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो यू कैन यूज एनी थ्री ऑफ दीज इक्वेशन। अकॉर्डिंगली जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। सो वीटी कर्व को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्लोप। सो स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व gives acceleration. Slope of VT curve gives acceleration. So once again, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एक्स एक्सिस से सबसे ज्यादा एंगल भी बना रहा होगा। आई बात समझ में? ये क्लियर है? अच्छा, तो ज्यादा एंगल बनाने का मतलब सर वो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका रहेगा? नहीं भाई, वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। देखिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो आपने जो दो ग्राफ ड्रॉ किए, देखिए ये ग्राफ नंबर 1 हो गया, ये ग्राफ नंबर 2 हो गया। मान लीजिए ग्राफ नंबर 1 एंगल बना रहा है कितना? θ1, और ग्राफ नंबर 2 एंगल बना रहा है θ2। तो θ1 ग्रेटर देन किससे? θ1 ग्रेटर देन है θ2, है ना? तो जब θ1 का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के सबसे नजदीक होगा, है ना? जिन्होंने भी पूछा था, आई डोंट नो। तो जो भी जिसका भी एंगल ज्यादा होगा वो वाई एक्सिस के सबसे ज्यादा नजदीक हो जाएगा। मान लो θ2 हो गया 30 डिग्री, तो θ1 हो गया 60 डिग्री। तो जिसका एंगल ज्यादा वो वाई एक्सिस से उतना ही नजदीक होगा, है ना? इसका मतलब इसमें से एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? ग्राफ नंबर 1 का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा देन ऑफ ग्राफ नंबर 2, है ना? अच्छा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके कि बताइए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो, ऐसे पूछेंगे तो बताइए कि ए पॉइंट से, बताइए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? हाँ, यस विनायक, बताइए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ग्राफ ए या ग्राफ बी, या ऐसे हो सकते हैं कार ए, कार 1 और कार 2। बताइए। अब्दुल्ला का आंसर है कार 2। क्यों भाई? शिखर 1, विनायक 1। अब्दुल्ला तू क्यों? तुम्हें स्लो गाड़ी से पहले पहुंच जाओगे क्या? हाँ अंशु करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, वेरी गुड। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा। यस फराज, बिल्कुल सही। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, ऑब्वियसली। आई बात समझ में? तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट विल बी, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। आपसे उल्टा करके पूछ सकते हैं कि बताओ ए से बी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना है? अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा चीज बताइए, मान लीजिए कोई आपको टाइम दे दिया गया ऐसा, ये हो गया t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3, है ना? तो पूछेंगे कि बताइए एट टाइम t2 किसका वेलोसिटी ज्यादा है, कार 1 का या कार 2 का? एट टाइम t2 किसका वेलोसिटी ज्यादा है, कार 1 का या कार 2 का? बोलो बोलो। हाँ, कार 1 का। कैसे फाइंड आउट करेंगे? T2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, T2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और करस्पॉन्डिंग इसका वेलोसिटी का रीडिंग लीजिए। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है v1, ये कार 2 के वेलोसिटी से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, है ना? अच्छा, ये एक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं?
मान लीजिए आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, ये है वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, और ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह से, है ना। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 5 सेकेंड। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? जल्दी। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? What will be acceleration? Two meter per second square. Abdullah, it is meter per second square. बाकी मैग्नीट्यूड सही है ना? यस सीकर करेक्ट। क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये थीटा है, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता था, वाई एक्सिस का रीडिंग डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का रीडिंग। वाई एक्सिस का रीडिंग है 10 और एक्स एक्सिस का रीडिंग आ रहा है 5, सो 10 डिवाइडेड बाई 5 विल बिकम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस विनायक, इट इज करेक्ट। करेक्ट रहमान, गुड, वेरी गुड। चलिए 9th में आप लोग पढ़ के आए हो, उम्मीद है पढ़े तो हो गई। सॉरी 9th में बोल रहा हूँ, 8 में कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही होंगे। तो बताइए अब ग्राफ थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट करूंगा। ये आपका हो गया वेलोसिटी, ये आपका हो गया टाइम, है ना। मान लीजिए ग्राफ आपको दिया गया ऐसा, दिस विल बी एट t is equal to 5 सेकेंड, वेलोसिटी u is equal to 2 मीटर पर सेकेंड, and t is equal to 7 सेकेंड, वेलोसिटी is equal to 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ कार, है ना। इफ mass of car is 200 kg, if the mass of car is 200 kg, then find net force on the car. Then find net force on the car. बता सकते हो क्या? है ये बहुत आसान, अगर समझ सको तो। बताइए। कितना होगा? एट में पढ़े हो ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पता है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ वेरी गुड। सो मास दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड देन यू विल गेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। जल्दी से बताइए शिखर, यूनिट के साथ। Yes, 300 means nothing. It's a number. Vinayak, 600 N, where N should be capital because you are writing the unit which is named on the name of scientist. Shikhar 300 Newton. Okay, Vinayak 600 Newton. दो अलग अलग आंसर। Then next, और कोई?
300 न्यूटन। आगम्य प्रताप, लेट्स होप कि आपका सही हो। ऑल द बेस्ट। और कोई? अंशु 300 न्यूटन। चलिए, सो मैक्सिमम मैग्नेटिक सपोर्ट कर रही है 300 न्यूटन का। लेट्स चेक इट आउट। सो हम लोग जानते हैं, हमसे पूछा क्या गया, व्हाट विल बी द एफ नेट। सो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन पता नहीं है। तो जो हमें पता नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राफ प्रोवाइड किया गया, और हमें ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन यहां से कितना हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे कितना, 200 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन 3 meter वेलोसिटी। per second. Okay, let's check it out. So change in velocity, that is v minus u divided by t2 minus t1. So 200 into final velocity कितना हो जाएगा 8, इनिशियल कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया 7 माइनस 5 2, तो यहां से आ गया 200 गुणा 6/2 हो गया 3, यहां से आ गया 600 न्यूटन। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 600 न्यूटन। आप लोगों का 300 कैसे आया? क्या किया? किसी को डाउट है इसमें तो बोलिए। चलिए, ओके। सो अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग डेराइव करते हैं, डेराइव द इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन डेरिवेशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में, आपके स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं। जैसे एक हो गया एटी ग्राफ, है ना। अच्छा, वेलोसिटी एक्स ग्राफ मतलब वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ ए एक्स ग्राफ। तो देयर आर लॉट ऑफ ग्राफिकल मेथड। सिर्फ और सिर्फ एक्सटी है और वीटी है इतना ही मत समझिएगा। आप अगर आगे जाएंगे 11 पे फिर से आपको मोशन मिलेगा, सेकंड चैप्टर है, तो वहां पर ये सारे के सारे एक्सेलरेशन ग्राफ और वीटी ग्राफ एसटी ग्राफ सब आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो आपके सिलेबस में टिल नाउ एक्सटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ ही दिया हुआ है ना। एक्स ग्राफ वीएक्स ग्राफ ये सब आप लोग थोड़ा बाद में आप लोग समझोगे कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है ना, कैसे ड्रॉ करते हैं और ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। चलिए सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रूफ। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर आपको प्रूफ लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है एजम्पशन, कि आप एज्यूम क्या कर रहे हो, आप कौन कौन से डेटा को एज्यूम करने वाले हो। तो सबसे पहले प्रूफ करने के पहले आप लिखिए, यहां पर आप लिखेंगे लेट, है ना। लेट में क्या करेंगे, एज्यूम कर लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड। जब आप एज्यूम करते हो तो उसका यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है। दिस इज आवर फर्स्ट एजम्पशन। देन
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड, है ना, v मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू t सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू s मीटर, है ना. ठीक है, तो ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये सब हमारे पास डेटा है. अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिए. देखिए, जो मैंने लेट लिखा है उसके बाद जितना भी हमने जंक्शंस लिखा है वो कोशिश किया है कि एक लाइन में हो, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है पर ऑलमोस्ट इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन. तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी वैसे ही लिखने की कोशिश करिए, सो दैट कि पेपर आपका जो कॉपी या प्रेजेंटेशन वो दिखने में अच्छा लगे, है ना. सो जब आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे एग्जामिनर के सामने, एग्जामिनर भी खुश होकर के आपको कुछ मे बी मे नॉट बी, अगर दे दिया किस्मत आपकी, नहीं दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया. उसके बाद आपने जब एज्यूमशन लिख लिया तो आपको लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है ना. उसके बाद लिखिए. देखिए, अब ये वाला सीरीज में एक लाइन में लिखने वाला हूं, टू प्रूफ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को प्रूफ करेंगे. टू प्रूव v इज इक्वल टू u प्लस एपी, v इज इक्वल टू u प्लस एपी, है ना. सही है ना. अब ये लिखने के बाद वापस से नेक्स्ट लिखेंगे, यहां से टू प्रूफ लिख लिया. अब लिखिए प्रूफ. अब प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलिए. सबसे पहला स्टेप आप क्या कर रहे हैं, स्टेप वन, ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ अ VT कर्व, draw a VT curve that is, या ऐसे लिख सकते हैं, that which belongs to like this one, है ना. तो ये हो गया हमारा V और ये हो गया हमारा T. तो किसी भी टाइम पर इसका जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, u है. दिस इज u. और मान लीजिए किसी भी टाइम पर इसका वेलोसिटी हो जाता है, दैट इज v. दिस इज v. तो जो टाइम इंटरवल है इनके बीच में, वो टाइम इंटरवल कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू द t. ओके, ठीक है. तो ये हो गया हमारा ग्राफ. नेक्स्ट, as we know that क्या, स्लोप ऑफ VT कर्व, स्लोप ऑफ VT कर्व, स्लोप ऑफ VT कर्व gives acceleration, so this means from figure या from graph, from figure
यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसका नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी, है ना, फ्रॉम फिगर एंड फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी we can write slope equals to tan theta equals to AC divided by BC, है ना। सो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल वैल्यू ए से लेकर के एट द बॉटम तक ये टोटल वैल्यू है V और ये बॉटम से लेकर के सी तक का वैल्यू है U, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी द V माइनस U। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, दिस बिलोंग्स टू V इज इक्वल टू U प्लस AP और यहां पर साइड में लिखेंगे प्रूफ, और जो भी आपने इक्वेशन डिराइव किया है उसको एक बॉक्स में जरूर पुट करिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ हियर इट इज द डिराइव्ड वैल्यू। ओके, ये हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड बाय ग्राफिकल मेथड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, इरेज करूं, इरेज कर दूं, ओके शिखर, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, हियर इट इज ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी सी एंड ए सी, है ना। लेट्स नेम इट एज ए डी, है ना। तो मैं अगर एडी को काउंट करूं, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ एडी, एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है ना। अगर इसको मैं काउंट करूं ये बड़े वाले वैल्यू को, तो ये कैसे दिखेगा, एक रेक्टेंगल के बराबर हो गया। दैट मीन्स कि ये साइड लेंथ बराबर ये साइड लेंथ होगा, ये साइड लेंथ कितने के बराबर है, V के बराबर है, तो एडी भी कितने के बराबर हो जाएगा, एडी कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल V के बराबर, V के बराबर, है ना। अब हमें क्या चाहिए, साइड AC चाहिए, ये हमें चाहिए साइड AC का लेंथ चाहिए। सो AC इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, AD माइनस CD, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD माइनस CD, है ना। अब ये CD कितने के बराबर है, CD, ये देखिए ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है। सो ये CD इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे रेक्टेंगल से, तो जो यहां से O से B तक का जो डिस्टेंस है दैट इज U, तो CD भी कितना हो जाएगा, U के बराबर हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू है V और CD इज इक्वल टू है U। सो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस U। क्लियर है फिगर, फिगर कोई डाउट इसमें, ओके ओके ठीक है। सो क्लियर है सबको, सबको समझ में आ गया, कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी, सब लोग डाले चंगे, ओके, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, लिखो 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 लिखो, बिल्कुल लिखिए। अब्दुल्ला समझ में आया, कोई दिक्कत है, अंशु, अनुष्का, आयुष, फराज का हो गया, अंशु नो, अनुष्का कोई दिक्कत है तो बोलिए, यस लिखा आपने, कोई प्रॉब्लम है, ओके शिखर डन, गुड, ठीक है। विनायक कोई प्रॉब्लम, No, sir. चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये था इक्वेशन नंबर 1। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, आपको पता चल गया है कि हमें क्या क्या एजम्पशन लेना है, तो नेक्स्ट में भी आप सेम एजम्पशन लिखोगे, मेथड वही होगा। अब मैं डायरेक्ट प्रूफ करने वाला हूं, है ना, बिकॉज सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, दैट विल बी द टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको पता है कि आपको फिर से वही लिखना है, लेट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टोटल टाइम इंटरवल t, एंड यू नो, बाकी फिर से वही स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ। सो प्रूफ हमें क्या करना है इस बार, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो हम लोग प्रूफ कर देते हैं यहां से प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहला क्या लिखाएगा, ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ अ VT कर्व, एज पर गिवन डेटा। उधर साइड में क्या है सर, नहीं लिख रहा होगा, सो इधर लिखा है मैंने एज पर गिवन डेटा। सो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, दिस इज योर ग्राफ। So once again, this is velocity graph, this is time axis, and a body starts from initially and reached at final velocity v. So this is v, and this is time you have taken t, है ना। So हमें क्या निकालना है, that is displacement, है ना। हमें जो रिलेशन निकालना है वो डेरिवेशन में दिख रहा होगा, that is the displacement, initial velocity, टाइम एंड एक्सेलरेशन के बीच का डिफरेंस, यही हमें कैलकुलेट करना है ना। तो चलिए करते हैं अपन लोग। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज द एरिया अंडर कर्व। सो दिस इज एरिया अंडर कर्व, है ना। सो एरिया अंडर कर्व अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, जहां पर अगर इसका मैं नामकरण कर दूं तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये ओ, और इनका कुछ नाम दे दीजिए सी। सो ए बी ओ सी ये एक ट्रेपेजियम है जहां पर एसी का वैल्यू है वी, डीओ का वैल्यू है क्या यू, और ओसी का वैल्यू है टी। सो दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। अब वी नो what is the area of trapezium, है ना। we have to find out the displacement, और displacement is equal to क्या हो जाता है, that is the area under curve। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे कि as we know that area under curve of VT curve gives displacement, hence area of ABOC is equal to हो जाएगा displacement। So this means that is ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, है ना। सो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, दैट विल बी द ओबी प्लस एसी। यही दोनों पैरेलल होंगे ना, तो क्योंकि देखो ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो ओबी प्लस एसी मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना हो जाएगा, हाइट तो यही होगा, दैट इज द 90 डिग्री बिटवीन द पैरेलल लाइन। सो जो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही तो हाइट होता है। सो दैट विल बी इक्वल टू द ओसी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस।
सो करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा OB इज इक्वल टू U प्लस V है ना मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू B, सॉरी B बोल रहा हूं S है ना। सो S इज इक्वल टू यहां से आ गया U प्लस V/2 इंटू T। अब एनालिटिकल मेथड में याद करिए हम लोगों ने क्या किया था, हाइट कैन बी AB, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, AB भी हो सकता है। ये एक्चुअली ये V पॉइंट नहीं है, ये रीडिंग है, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपने बोला AB तो AB भी हो सकता है, बट सिंस इट इज एन रेक्टेंगल AB इज इक्वल टू OC हो जाएगा, तो बोथ विल रिमेन सेम है ना। चलिए कोई डाउट है यहां तक, आगे बढ़ो फिर। नो डन रेस्पॉन्स, कोई नहीं। हाँ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर आज। सो यहां से हमारा इक्वेशन आ गया S इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू T। नाउ हम लोग जानते देखो इस टर्म में, इस प्रूफ में कहीं पर भी V के टर्म में नहीं है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी के टर्म में ये इक्वेशन है ही नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये V टर्म को रिप्लेस करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है और उसका नाम है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू U प्लस 80, V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। तो V का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में प्लॉट कर देंगे, तो यहां से हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह, कैसा बन जाएगा 1/2 और U की जगह U ही रहने देंगे, U प्लस V की जगह हो जाएगा U प्लस 80। तो ये U का U ही रह गया और V की जगह क्या लिख दिया U प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू S। ये इक्वेशन कैसे लिखा समझ में आ गया ना। ये इक्वेशन कहां से आ गया, मैंने यहां पर जो V है ये V टर्म फाइनल वेलोसिटी, इस फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया किससे, V इज इक्वल टू U प्लस 80 से। तो V की जगह हमने क्या लिख दिया U प्लस 80। तो ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया 1/T V प्लस U प्लस 80। नाउ दिस U एंड दिस U विल बिकम 2U प्लस 80 into T divided by 2 is equal to S। तो ये 2 को ब्रैकेट के अंदर आप डिवाइड कर देंगे तो S इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट U प्लस 80 इंटू T बाई 2। तो ये हो जाएगा T को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हो गया S। हो गया जी, समझ में आया। हो गया क्या ये, ओके फराज, अंशु, अनुष्का, थैंक यू वेरी मच। चलिए सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट। सो इसको इरेज कर देता हूं। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर। सो नाउ वी हैव टू प्रूव इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS है ना। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो V स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी है V है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी है U भी है,
डिस्प्लेसमेंट भी है, ए भी है, एक्सेलरेशन भी है, क्या नहीं है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है अपने पास। तो क्या करें, किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं और उसमें से टाइम को भगा देते हैं। तो जो आपको आसान सा इक्वेशन लगे वो बोलिए, उसमें से टाइम को भगा दिया जाएगा। बेसिकली ये कहने के लिए ग्राफिकल मेथड का प्रूफ है, बाकी ये प्रूफ एज इट इज जो एनालिटिकल मेथड था वही मेथड से हो जाएगा। यस शिखर, फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं प्रूफ। बेसिकली जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर के ही बना है, इसका कुछ अलग से ये नहीं है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो जाता है, यही से करें क्या? तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया t। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, we can write S is equal to V plus U by 2 into T की जगह लिख देंगे V minus U by A, है ना? तो ये बन गया यहां से फॉर्मूला A plus B and A minus B का। ये शायद हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2a। सो 2a को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। हाँ जी सर एवरेज वेलोसिटी दें सर, v प्लस यू बाई 2 कैसे आ गया? एवरेज वेलोसिटी यही तो होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला ही है। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो हम लोगों ने जैसे पहले प्रूव किया था वही बात वही प्रूव हो गया, इसमें कहीं पे भी ग्राफ का इस्तेमाल नहीं हो गया। अब ग्राफ का अगर बोलेंगे प्रूव इट बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड इसमें बस इतना ही लगेगा कि टू फाइंड डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू u प्लस 80, है ना? तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि प्रूव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बाय ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स कि आपको ग्राफिकल मेथड से v इक्वल टू u प्लस 80 ही प्रूव करना होगा, या वहां से आपको t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए लेकर के आना है, जो हमने डेरिवेशन नंबर 1 में कर रखा है। ओके, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नो अनुष्का, ओके चलिए। सो विथ दिस टॉपिक यहां से हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन कवर कर लिया है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसमें रेक्टिलिनियर मोशन को कवर कर लिया है, कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस एंड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हम लोग सर्कुलर मोशन आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आज का कुछ लेक्चर, कुछ जो टाइम बचा हुआ है ये भी, और आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन सर्कुलर मोशन। सो एक नहीं, अगले से अगले लेक्चर में चाहिए पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, सो स्पेशल केस इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं जिसको लोग बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल
सो फ्री फॉल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। फ्री मतलब पता ही है, फ्री आजाद, फॉल मतलब गिरना। तो जो आजादी से गिरे मतलब जिसमें कोई एडिशनल कोई वर्क नहीं किया गया, कुछ एडिशन नहीं है, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। सिंपल, मैंने यहां से पकड़ा, इसको छोड़ दिया, जो ये गिर गया, है ना। मैंने कुछ भी इसमें एक्सटर्नल वर्क नहीं किया, ना इसका एक्स्ट्रा वेलोसिटी मैंने बढ़ाया, कुछ भी नहीं। जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था, सिर्फ इसको यहां से पकड़ा और ड्रॉप किया सिंपली, दैट इज नोन एज फ्री फॉल एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल इसलिए है बिकॉज अगर आप मान लीजिए किसी भी टावर से कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, नॉर्मली आपने सिर्फ यहां से ड्रॉप कर दिया, एक बॉल था और इस बॉल को आपने छोड़ दिया, ये ब्लॉक कैसा आएगा, बॉल कैसा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो ये जो पाथ है फ्रॉम ए टू बी, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फ्री फॉल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन इसमें पूछे कैसे जाते हैं। पूछे इसमें ऐसे ही जाएंगे, a ball is dropped from the height of 20 meter, then find the time to reach to the ground, कुछ इस तरह। दूसरा, a ball is dropped from a tower of height 27 meter, what will be the velocity of ball just before striking the ground। ये हो गया दूसरा टाइप, है ना। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तीसरा टाइप ये हो जाएगा, a body is thrown vertically upward with the speed of 20 meter per second, then find the maximum height। Yes, the falling of a leaf is not a straight line। उसके पीछे रीजन है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि जो लीफ होता है एक तो वो हल्का होता है एंड देन उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, इस पर अपवर्ड रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाता है ड्यू टू एयर, है ना। सो इसके वजह से ये फ्री फॉल नहीं हो पाता है। इसलिए तो बोलता हूं कि वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल तभी होगा, उसके लिए जो कंडीशंस है जो मैं लिखवा रहा हूं वो कंडीशंस लगेगा तभी जाकर के ये फ्री फॉल होगा। ठीक है, कौन सा चीज एक्सप्लेन करना है, लीफ वाला। लीफ का फ्री फॉल क्यों नहीं होता है, वो वाला। यस सर। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए फ्री फॉल का कुछ कंडीशंस है जिसको फॉलो करना है। फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सो इन केस ऑफ लीफ आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज लीफ, है ना। सो यू कैन सी हियर द सरफेस एरिया इज क्वाइट लार्ज। सो व्हेन आई ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे जितने भी एयर कॉलम होंगे, लेट्स से इसके नीचे ऐसा एयर कॉलम होगा सब जगह, तो ये एयर भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस लगा रहा होगा, है ना। अब मैं ये पॉड को मैं ड्रॉप करूंगा तो ये तो सीधा जाएगा, है ना। मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, तुम्हारे फिजिक्स के लिए मेरा आईपॉड टूट जाएगा। सो अगर ये लीफ होता तो लीफ क्या करता है, उसका वजन कम होता है ना। सो उसके वेट के कंपेरिजन में जो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स है, अगर मैं आपको लीफ का इधर ड्राइंग बनाऊं, ये कुछ इस तरह से अगर आपका लीफ हो गया ऐसा, है ना, तो इसका वेट, खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg फोर्स, है ना, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। सो एफ एयर लगा देता हूं, एफ एयर। तो ये जो लीफ है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट, वो लग जाएगा mg माइनस एफ एयर, है ना। सो ये जो एफ एयर है, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये क्वाइट सिग्निफिकेंट हो जाता है इन केस ऑफ लीफ। तो ये इस केस में mg के रेस्पेक्ट में एफ एयर लगभग मैचिंग में आता है, बरोबर में आता है। बरोबर नहीं कर सकते लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। दैट्स वाई हम लोग फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। सो इसका एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है।
तो ऑलवेज अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो गया तो उसका जो फ्री फॉल का जो मोशन होगा वो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फ्री फॉल तो होना ही नहीं। ओके, ठीक है, चलिए तो देखते हैं फ्री फॉल का क्या है कंडीशन। देखिए फ्री फॉल के बारे में जो स्टडी किया था सबसे पहले वो गैलीलियो साहब थे। तो गैलीलियो अंकल ने काफी डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए फ्री फॉल के लिए। वो क्या है, दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, है ना। सेकेंड, एक्सेलरेशन will be downward direction, will be downward। तो तभी ग्रेविटी का खोज नहीं हो गया था क्योंकि गैलीलियो का ही स्टडी करके न्यूटन ने अपने थ्योरीज बनाए थे। तो एट दैट टाइम ग्रेविटी जी का वैल्यू नहीं पता था, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बाद में जब न्यूटन साहब ने ग्रेविटी का खोज कर दिया तो उन्होंने बताया कि ये जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं आपके लेवल पे इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रखा जाता है ना। सो इट डिपेंड्स, आपका आंसर कभी कभी नहीं भी मैच कर सकता है। वाई, बिकॉज अगर आपने 9.8 लिया तो आप बोलोगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा सर 10 लेना है कि 9.8 लेना है, ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला। तो अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जी इज इक्वल टू 10 या जी इज इक्वल टू 9.8 तो फिर वो तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है टेक जी इज इक्वल टू 9.8 तो आई विल सजेस्ट कि 10 ही लीजिएगा, पहले 10 डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो 9.8, है ना। तो ये हो गया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, और क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, और पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो बॉडी होगा वो फ्री फॉल करेगा। तो ये सारे कंडीशन होते हैं फ्री फॉल के। अब देखिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पाथ भी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हम वो तीनों इक्वेशन और स्टेट ऑफ मोशन लगा सकते हैं। पहला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन लगाने के लिए हम लोग परमिसिबल है इस केस में, फ्री फॉल के केस में। तो तीन इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस u प्लस जी टी। एक जगह क्या लिख दिया, जी।
तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, पहला हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut plus half gt square, and third equation will be v square is equal to u square plus 2gs, u square plus 2gs। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक कंडीशन में u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इट इज अ फ्री फॉल। सो इफ इट इज अ फ्री फॉल देन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u का वैल्यू 0 हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt, s इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gs। आई बात समझ में ये सबको? यस सर। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये फ्री फॉल, ओके अनुष्का, अंशु थैंक यू, मान लीजिए ये फ्री फॉल किसी टावर से किया गया है जिसका हाइट है h, जिसका हाइट है h, दैट मीन्स कि a से b तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए, a से b तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h, यस शिखर, कैपिटल H। सो ये जो इक्वेशन है s के जगह पर आपको कभी कभी डिस्प्लेसमेंट ना दे करके क्या लिख सकता है, h भी लिखा जा सकता है। h इज द हाइट, यस अंशु, सो लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ओके, सो ये था एनालिसिस ऑफ फ्री फॉल। ये क्लियर है सबको? चलिए तो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं फ्री फॉल के ऊपर। एग्जांपल सॉल्व करिए। ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम a tower, dropped from a tower of height let's assume it 20 meter. Find a displacement B, velocity just before striking the ground, है ना? एंड बस हो गया। ये दो फाइंड आउट करिए, फिर आपको और भी बताता हूं। इसमें दो फाइंड आउट करिए, पहला वाला तो सबसे आसान है, दूसरा वाला उससे भी आसान है। जल्दी जल्दी बॉल को गिराना ही तो है। डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, गुड विनायक, अंशु वेरी गुड, करेक्ट। ओके, व्हाट नेक्स्ट? Faraj and the second is zero. Velocity before striking the ground, जीरो कैसे हो जाएगा भाई? ये देखो, यहां से अगर मैंने कोई चीज ड्रॉप किया तो इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, घटेगा कहां?
तो इनिशियल तो जीरो था ही, यहां से ड्रॉप किया होगा तो यहां पर ही जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद तो इसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है, यहाँ पर v3 है, और टकराने से जस्ट पहले v4 है, तो हर एक पॉइंट पर इसका वेलोसिटी तो बढ़ते जाएगा। v4 विल बी ग्रेटर देन v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1, है ना। तो b इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड विनायक। ओके ओके, दोनों केस में 20। थोड़ा मुझे शक है, तो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पहला वाले का तो आ गया 20 मीटर, तो वो तो हाइट ही है, स्पीकर का भी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड ही। ओहो, आई डोंट नो, तो लगा देते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। पहला तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू टी के बराबर। अरे यार ये क्या हो गया, टाइम तो पता ही नहीं है, तो टाइम जब पता ही नहीं है तो ये तो गई हो, ये इक्वेशन लगे होंगे नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh, यू स्क्वायर जीरो, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एस का वैल्यू 20, तो 20 इंटू 20 अंडर रूट, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। गुड, सही है। ओके अच्छा, ये किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, मैंने मिटा भी दिया, मुझे लगा सबका हो गया, किसी को डाउट था क्या? या फराज को पूछना है। देखिए फराज, पहला इक्वेशन मैंने लगाया था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। ऐसा मैंने इसलिए किया था बिकॉज चेकआउट करते हैं ना कि कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा इक्वेशन लगेगा। सो v इज इक्वल टू अल्टीमेटली हमें क्या निकलना था, फाइनल वेलोसिटी। तो v के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब या तो पहला लगेगा या तो दूसरा लगेगा। सो पहले वाला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, g तो लगेगा यहाँ पर, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमारे पास दूसरा इक्वेशन बचता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। सो हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये फ्री फॉल का केस है, बिकॉज हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को सिंपली, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, जी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10 और एच का वैल्यू ले लेते हैं 20। तो 10 इंटू 2 20 इंटू 20 20 इंटू 20 अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 20 विल बी 20। ठीक है, फ्राज क्लियर है क्या ये? ओके ग्रेट। अच्छा देखिए, अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये हमने तो पूछ दिया आपसे सीधे सीधे लैंग्वेज में कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं, लाइक जो कुछ स्कॉलरशिप वाले एग्जाम है, एनटीएसी है या केवीवीपीवाई है, अगर इस तरह का एग्जाम होगा तो डायरेक्ट आपसे वेलोसिटी नहीं पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछते, ऐसे घुमा के पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, what will be kinetic energy just before striking the ground? C, D, find momentum just before striking the ground. If mass of ball is 20 ग्राम, मास ऑफ बॉल इज 20 ग्राम, बताइए।
दिख रहा है सबको? बता सकता है कोई? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर कोई बता दे तो पता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? है ना सब लोग? हाँ, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv स्क्वायर। नहीं पता है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, है ना? यस अब्दुल्ला। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? p इज इक्वल टू mv। वेरी गुड। तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू mv। अब देखिए दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए? मास एंड वेलोसिटी। तो मास आपको दिया गया है क्या? 20 ग्राम। और यहां पर मास किस में चाहिए? केजी में चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग? ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। और वेलोसिटी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर बी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 20 डिवाइडेड बाय 1000 केजी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 2, 0 से 0, तो यहां पे आ जाएगा 4 जूल। तो एनर्जी ऑफ 0.4 क्यों उसका? अच्छा मोमेंटम बताया क्या? ओके ओके, हो सकता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा कितना? P इज इक्वल टू हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास हो जाएगा 20/1000 और वेलोसिटी हो जाएगा 20। तो 0 0 0 0 ये हो जाएगा 0.4 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखिए अब ये था नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग के 2 करा। ये था थोड़ा उससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ देंगे जहां पर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो आपसे डायरेक्ट ना पूछ करके आपसे क्या किया गया? इनडायरेक्ट वो वेलोसिटी कैलकुलेट करवाना पड़ा। अब जो ये बात को समझ गए वो फिजिक्स से समझ गए, जो ये बात को नहीं समझते हैं उनके लिए फिजिक्स ये टफ लगने लगता है। तो फिजिक्स को अगर आसान बनाना है तो आपको तो फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरी चीज कि आपके आसपास के नेचर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सो ऐसा देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपको पार्टिकुलरली एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं नहीं ये मोशन का है तो सिर्फ वेलोसिटी ही पूछो, या ये मोशन का है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ही पूछो। ऐसा नहीं होता है ना। जब आप टफ कंपटीशन का प्रिपरेशन करोगे लाइक जेई एंड नीट, आप जब 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा 11th 12 में जब हम लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वहां पर हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होता है। भले ही हम लोग टॉपिक बदलते रहते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 10 है, ये चैप्टर नंबर 11 है, पर ना ये चैप्टर नंबर 9 था ना ये चैप्टर नंबर 10 था। दिस ऑल वाज फिजिक्स, ये सब के सब फिजिक्स है। सो जो ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर नंबर 10 पढ़ दिए तो 9 का तो आएगा नहीं, भूल जाओ, या 9 पढ़ रहे हैं तो अब 10 का आएगा नहीं, भूल जाओ। नहीं, जो कंपटीशन का एग्जाम है वहां पर सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। तो कीप योर माइंड ओपन, आप ऑलवेज तैयार रहिए। जो भी आपको डेटा चाहिए, जो आपको फॉर्मूला में नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको हिंट देंगे, और वो हिंट
इस क्वेश्चन में दिया रहता है ना। सो अल्टीमेटली देखो फिजिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंटम। तो सबसे पहले क्लिक क्या करना चाहिए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला याद आ गया क्या, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा फिर तो बड़ी आसान, मास इनटू जो वेलोसिटी होता ही है और क्वेश्चन में मास दिया हुआ है। अच्छा तो वेलोसिटी नहीं दिया है क्या, इसके लिए इतना सारा लैंग्वेज लिखा हुआ था। फिर लग जाइए वेलोसिटी कैलकुलेट करने में कि वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करें। अब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, मोमेंटम पे नहीं, वेलोसिटी पर। हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। ओके, सो फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर सिंपल आसान लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको 10 में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने कहीं पर भी एग्जाम देने गया कंपटीशन का तो 10 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको फॉर्मूला बेस्ड होंगे। मतलब ऑन एवरेज हर एग्जाम में 20 to 30% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन होता है जो इंटर रिलेटेड होगा, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक से, दूसरा टॉपिक से तीसरा टॉपिक से, ऐसे सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मोशन है तो इसमें अब फोर्स या काइनेटिक एनर्जी ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स को पहले से जानना स्टार्ट करोगे, सोचो जब कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले क्या था, लोगों ने सोचना क्या स्टार्ट किया था सबसे पहले, दैट वाज अबाउट द पोजीशन एंड मोशन। जो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था दैट इज मोशन ऑफ सन एंड अर्थ। कोई बोलता था अर्थ चक्कर लगाती है सन के, कोई बोलता था सन चक्कर लगाते हैं अर्थ का, है ना। तो फिजिक्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम द मोशन। तो सोचो कि ये मोशन से ही सब बने होंगे। तो वंस यू नो द एनर्जी, पोजीशन, मोशन एंड नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, यू कैन कैलकुलेट इजिली ऑल द फिजिक्स। ओके, सो एटलीस्ट न्यूटनियन फिजिक्स तक तो आपको ये सब ही पढ़ना है। तो ये मत सोचिएगा कि ये अलग चैप्टर है और फिजिक्स का ये चैप्टर अलग है, नहीं। किसी भी चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट आपको प्रीवियस चैप्टर से प्रूव किया जा सकता है, बी रेडी फॉर दैट। सो फिजिक्स का मतलब है ऑलवेज रिवीजन, हमेशा रिवीजन करते रहिए प्रीवियस चैप्टर का। अगर कोई डाउट है तो कुछ पूछिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम सेंड करता हूं, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। तो टिल देन कीप एंजॉयिंग। किसी को कुछ क्वेश्चन था, शायद किसी ने कुछ बोला। Yes, Abdullah, if you have any problem, you can ask me directly, no problem. चाहे तो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, चाहे आप पर्सनली मुझे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई कर दूंगा। यस अब्दुल्ला, बी श्योर, ऑफ कोर्स। चलिए, गुड नाइट।